या न्यायपालिका से आम जनता को न्याय मिल सके, इसके लिए कठोर कानून की जरूरत है। और जो इस क्षेत्र में जुड़े हुए लोग हैं, उनके चाल चलन, बैंक बैलेंस, उनके परिवार की पूरी हिस्ट्री के लिए आईवी का यूज करिए। जो भी आपके पास एजेंसी है उनका उपयोग करिए कि किस प्रकार से लोगों को डेट नहीं मिलती है। और कुछ लोग जो शराब से पैसा कमाते हैं कई हजार करोड़ रुपए, उनके लिए हमारी न्यायपालिका बिना मांगे उनको ऐसी चीजें दे देती है जिसके लिए आम आदमी कल्पना नहीं करता है। थैंक यू वेरी मच। माँ भारती के व्यूअर्स का कहना है कि वकीलों की फी वन टाइम होनी चाहिए। हर डेट के हिसाब से वकील शोषण करता है। वकील चाहता है जितना लंबा केस खिंचे उतना ज़्यादा अच्छा है। समय सीमा 1 साल से अधिक, जैसा डॉक्टर कर्णवाल ने कहा है, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स यही चाहते हैं, ऐसा ही होना चाहिए। और वकीलों की और कोर्ट की और न्यायालय की और जजेस की शिकायत करने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ए वतन, हम तेरे लिए शीश अपना तुझ पर लुटा जाएंगे। कि भारत के फौजी तो निश्चित रूप से ऐसा सोचते हैं। सक्सेना साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कि क्या हुआ, मतलब जिस व्यक्ति के विरुद्ध मेरी रिट थी, उसका उन जज साहब को नाम लेने की भी हिम्मत नहीं पड़ी। आप इस तरीके से समझ लीजिए। जुडिशरी और जो वकील हैं, इनको सुधारना जरूरी है। हालांकि ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, पर अगर गवर्नमेंट की जो विल पावर है, अगर वो स्ट्रांग है तो बहुत कुछ किया जा सकता है। अब जैसे हमने आज का जो टॉपिक हमने रखा है, क्या इनको कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट में रखा जाए, अगर उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट में कौन रहते हैं? हम ही लोगों में से तो रहते हैं। जो जज हैं वही तो रहते हैं। तो उनको रखना तो पड़ेगा ही। अब उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा कि ठीक है, एक जज रहे और 4 जो है एमिनेंट ज्यूरिस्ट रहे। जैसा कि हमारे जैसे यूके में एक वो ज्यूरिस्ट सिस्टम है। मैं कहता हूँ कि एक जज हो जाए, 11 ज्यूरिस्ट बैठे। और बहुत सारे हमारे जो यंग व्यूअर्स हैं सर, वो ये चाहते हैं कि डाटाबेस ड्रिवन पैकेजेस होने चाहिए। जो इतने सारे वकील हैं, देखिए, ऊपर वाले तो मलाई खा रहे हैं और नीचे वालों को कोई पूछता नहीं। तो नीचे वालों को डिप्लॉय करें कि भैया केस हिस्ट्री आप डालोगे और 80% जो रिजल्ट निकल के आएगा उस पर बहस कर लो तुम बड़े जज के सामने, और जज साहब भी 20% से ज्यादा हेरा फेरी ना करें। फिर उसी संदर्भ में एक ऐसे जज मिले जो उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे और बाद में वो सुप्रीम कोर्ट के जज से रिटायर हुए, कई जगह चीफ जस्टिस रहे। और उन्होंने मेरी रिट को डिसमिस एट डिफॉल्ट कर दिया। और मैं अपनी जिम्मेदारी पे कह रहा हूं, उन जज साहब के राष्ट्र विरोधी तत्वों से साठगांठ थी और वो अक्सर मोदी जी के खिलाफ उल्टा सीधा बोलते भी रहते हैं। मैंने हर फोरम पे इस चीज को उठाने की कोशिश की, लेकिन रिजल्ट जीरो। और सबसे ज्यादा जो जरूरी है कि जो ये जो जुडिशरी का है, जैसे हमारे ये जो सो कॉल्ड मी लॉर्ड्स कहते हैं जी, हम तो स्पेशल अपनी जो है ना डिस्क्रिशनरी पावर के हिसाब से हम इनको बेल दे रहे हैं। व्हाट इज दिस ब्लडी नॉनसेंस? आई डोंट अंडरस्टैंड।
कौन सी डिस्क्रिशनरी पावर है? दिस शुड नॉट बी देयर। और जहां तक आप ही कह रहे हैं कि एडवोकेट कंज्यूमर फोरम में नहीं है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे यहाँ जो एडवोकेट हैं वो कंज्यूमर फोरम के अंतर्गत आते हैं। और मैंने स्वयं एक केस किया था अपने एडवोकेट के विरुद्ध, और उस एडवोकेट की हैसियत आप इस तरीके से समझ लीजिए कि देश का जो प्रोटोकॉल है रैंकिंग वाइज, उसमें जो टॉप का 10 लोग हैं उनके परिवार का वो सदस्य था। जब मैं लखनऊ की कंज्यूमर फोरम में केस मैंने स्वयं लड़ा था, जज साहब मुझसे कन्विंस थे कि आप जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपके फेवर में डिसीजन नहीं दूंगा, ये भरी कोर्ट में वो कह रहे थे। इस पर प्रारंभिक टिप्पणी करते हुए सर, मुझे कहना है कि वकीलों और न्यायालय की बात तो अपनी जगह बहुत ही सही है। अभी अभी आज के नेशनल टीवी पे भारत के राष्ट्रपति का संदेश आ रहा था कि ये जो देरी होती है न्यायालय में, ये बहुत गलत व्यवस्था है। और सर, इस देरी की वजह से शोषण भी होता है। कोर्ट भी अकाउंटेबल होने चाहिए, वकील भी अकाउंटेबल होने चाहिए। समय सीमा पर न्याय ना मिले तो उसका कंपनसेशन भी मिलना चाहिए, और जो समय सीमा के अंतर्गत न्याय ना दे पाए उसको सजा भी मिलनी चाहिए। वैसे तो सरकार की हर सेवाओं में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, पुलिस में भी होनी चाहिए, हर विभाग में भी होनी चाहिए। अब जैसे कि गुजरात में या पूरे भारत में इतना फ्लड से इतना डैमेज होता है सर, हाँ, लगभग 25-30 हज़ार करोड़ का नुकसान हो जाता है। आज़ाद हुए हम लोगों को 75 साल हो गए, हम ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बना पाए, कोई अकाउंटेबल और पारदर्शी व्यवस्था नहीं बना पाए। 9 जूरिस्ट बैठे, 6 व 7 बैठे टोटल मिला के, और जूरिस्ट भी वो कि एमिनेंट सिटीजन्स हैं, या फिर उसमें कुछ वकील भी होने चाहिए जो एमिनेंट लॉयर्स हैं अपने देश के, और वो उनका जो है डिसीजन फाइनल होना चाहिए मेजॉरिटी पर। पहली बात तो ये है। जहां तक बाकी इनका जो है, इनको सीधा करने के लिए मैं तो कहता हूं कि इनको जितने भी जुडिशरी है या फिर वकील हैं, इनके ऊपर से जो इम्यूनिटी है ये ईडी या सीबीआई इनकम टैक्स की, सब खत्म कर देनी चाहिए। क्योंकि इसी से मालूम होगा, इन सबको लिए को पास कर देना चाहिए कि हर साल अपनी प्रॉपर्टी जितनी भी एसेट्स हैं, इनकी फैमिली के एसेट्स में लाके सबके इनको पब्लिक वेबसाइट पर डालने मैंडेटरी होने चाहिए, जो कि सर्टिफाइड होना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट से कि ये सही है, इसमें कुछ छुपाया नहीं गया है, कि इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। ज्यादातर जितने भी जस्टिसेस हैं ये जुडिशरी के, उनके बच्चे जाके हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है उनके पास? ये तो सब लोग यही बातें करते हैं कि जुडिशरी में भी भ्रष्टाचार बहुत है। इसके ऊपर मैं कुछ नहीं टिप्पणी कर सकता हूँ, पर ये जो आम लोगों की जो धारणा है यही है। तो दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है कि इनको सही करने का, सबको सबसे पहले कि ये जो है इनकी जो कॉलेजियम सिस्टम खत्म कर दी जाए स्ट्रेट अवे, चाहे कितना भी ये बकबक करते रहे, खत्म करके एनजेएसी ले आए। और उसमें एनजेएसी में ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, लॉ मिनिस्टर है, और साथ में लीडर ऑफ ऑपोजिशन, बट उसी के साथ साथ हमारे पास में बहुत ही सीनियर जो है और जो एडवोकेट्स हैं ऑफ ग्रेट रेप्यूट, हरीश साल्वे है, मोहन रोहतगी हैं, इतने सारे हैं, इनको भी अंदर वहां पे इंक्लूड किया जाना चाहिए।
जिससे कि जितने ज्यादा लोग होंगे उनको सबको खरीदना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कैनवेस करना मुश्किल हो जाएगा, इन्फ्लुएंस करना मुश्किल हो जाएगा। दो तो ये हो गए। तीसरा कि एक ही स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए जो कि फॉलो नहीं किया जा रहा है, हालांकि ये रूल है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब देखिए, कॉमनेस्ट है जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक नामी दामी वकील, दोनों क्लासमेट्स हैं सेंट स्टीफेंस के। सारे केसेस वो जो वकील है वो चीफ जस्टिस के उसमें लगाते हैं, रोस्टर में, केस में उसमें जाते हैं। क्यों? और वहां से सब उनको मिल भी जाता है। तो इसके लिए जो रोस्टरिंग सिस्टम जो है, जैसे कहते हैं ना कि रोस्टर बनाते हैं जिसका कि इंचार्ज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, मैं कहता हूं कि इसको रैंडम कंप्यूटराइज कर दिया जाए। कि बस उन्होंने जैसे कंप्यूटर से आता है ना कि हमारे पास ओटीपी आ जाता है, ओटीपी एट रैंडम आता है, तो ठीक उसी तरीके से एट रैंडम आ जाए, जिसका भी नाम आता है उसी कोर्ट में जाएगा। तो ये जो सेटिंग होती है ना, ये सेटिंग सब खत्म हो जाएंगे। तो बाकी जो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो ये हैं जितने भी जुडिशरी के हैं और लॉयर्स हैं, इनके ऊपर में ईडी, सीबीआई है और बाकी जितने भी हैं ये जो एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, इनसे इनकी सारी इम्यूनिटी खत्म कर देनी चाहिए। दे शुड बी फ्री टू स्क्रूटनाइज देयर क्रेडेंशियल्स अगर कहीं इंटेग्रिटी डाउट लगती है। तो चौथी चीज, जितने भी पॉलिटिकल केसेस हैं, इनको एक पॉलिटिकल एक स्पीड, ये जो है ना जस्टिस, स्पीडी जस्टिस के लिए एक स्पेशल कोर्ट बना देना चाहिए, जिसके बाद में इसके आगे उनका वो फाइनल होना चाहिए। और फाइनल होने के बाद में ये आगे अपील ना कर पाए। अगर अपील करते भी हैं, एक लॉ और बनना चाहिए जब तक कि उनका उसका टाइम फ्रेम होना चाहिए कि ठीक है 1 साल के अंदर अंदर ये खत्म करना है, इसका डिसीजन देना ही देना है। और जब तक उनका डिसीजन नहीं आता, ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, ये इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, सबको एक ही जेल में रहें, नो बेल, नथिंग। और अगर ये कोशिश करते हैं कि मैं आगे जाके दूसरे उसमें बेल ले लूंगा, नो, नथिंग डूइंग। जब तक कि हाई कोर्ट में भी उनको उनका केस नहीं खत्म हो जाता या फिर सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं खत्म होता, जब तक कि फाइनली ये नहीं खत्म हो जाए, तब तक ये जेल में रहे, या जितनी भी मैक्सिमम पनिशमेंट उनके जो क्राइम के लिए एप्लीकेबल है उतनी पूरी हो जाए, तो उनको बेल दी जा सके। तो ये बहुत जरूरी है। और हमें तो बल्कि यहाँ पर भी अपने ही कंट्री में ये जो है ज्यूरिस्ट का सिस्टम आ जाना चाहिए, जैसे कि यूके में, जिससे कि ज्यूरी के जो भी वर्डिक्ट होगा वो जज को मान्य ही होगा। हमें कोई जरूरत नहीं 3 बेंचर्स, 5 बेंचर्स, 7 बेंच, उसकी जरूरत नहीं है। सिंगल जज बैठे, जिससे कि बाकी जजेस फ्री हो दूसरे केसेस लड़ने के लिए। और ये जो ज्यूरिस्ट्स हैं, ये जो पॉलिटिकल लोग हैं और ये जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनके लिए ये जूरी वाला सिस्टम होना चाहिए। और कोई थैंक यू पॉइंट वेरी नहीं मच है। डॉक्टर कर्नवाल साहब। मैं अब मुखातिब होना चाहूँगा सक्सेना साहब की तरफ, और सक्सेना साहब से चाहूँगा कि वो अपनी बात तो कहें, मगर जो महाभारती के व्यूअर्स की तरफ से टिप्पणी मिली है उस पर भी कुछ प्रकाश डालना चाहें। महाभारती के व्यूअर्स का कहना है कि वकीलों की फ़ी वन टाइम होनी चाहिए। हर डेट के हिसाब से वकील शोषण करता है। वकील चाहता है जितना लंबा केस खिंचे उतना ज़्यादा अच्छा है। समय सीमा 1 साल से अधिक, जैसा डॉक्टर कर्नवाल ने कहा है, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स यही चाहते हैं, ऐसा ही होना चाहिए। और वकीलों की और कोर्ट की और न्यायालय की और जजेस की शिकायत करने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ओवर टू सक्सेना सर प्लीज। नमस्कार सर। आप लोगों ने जो भी चर्चा की है, आप लोगों ने सिस्टम को बाहर से देखा, जुडिशियल सिस्टम को। मैंने इस सिस्टम को 1997 से अंदर से जाकर देखा है। उन्होंने कहा कि आप जो भी कुछ कह रहे हैं
बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपके फेवर में कोर्ट डिसीजन नहीं दूंगा और आपकी रिट डिसमिस कर रहा हूं। उसके बाद में उसके अगेंस्ट में जब नेशनल फोरम में गया तो आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं अपनी तैयारी कर रहा था कि जैसे ही मेरा टर्न आएगा मैं कुछ बोलूंगा। उससे पहले ही नेशनल फोरम के जो चेयरमैन साहब थे, वो रिटायर्ड दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, नाम लेना ठीक नहीं है, उन्होंने कहा रिट इज डिसमिस, रिट इज डिसमिस। आई वाज स्टन्ड। अब मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि अभी हमारी जो माननीय राष्ट्रपति महोदया हैं, उन्होंने कुछ खेद व्यक्त किया है न्यायपालिका के ऊपर। अब समय खेद व्यक्त करने का नहीं है, अब समय है हार्ड एक्शन लेने का। और पिछले वर्ष जब एक जजमेंट जिसको हाई कोर्ट गुजरात ने कहा था कि सरेंडर कर दे, और रात में ही जब वैकेशन चल रही थी उसमें हमारे जो माननीय सीजीआई साहब थे, उन्होंने रात में ही एक स्पेशल बेंच बनाई। जब उसमें डिसीजन 1-1 हुआ तो उसी समय उसको उन्होंने दूसरी बेंच बनाई और उसके फेवर में जब डिसीजन आ गया तब वो आराम से सोए। उस समय भी मैंने राष्ट्रपति को ट्वीट किया था कि अब देश को ये जानने का अधिकार होना चाहिए कि उस समय सीजीआई के पास किसका फोन आया था जिसके कहने पर उन्होंने न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार ऐसा काम किया कि रात में ही 2 स्पेशल बेंचें बनी है और उसका निर्णय उसके फेवर में हो गया। अब दोबारा अभी हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदय कह रही हैं कुछ, तो संविधान में अगर राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वो सीजीआई को तलब करके ये पूछे कि आपने किसके कहने पर उस दिन विशेष बेंच बनाई, या हमने इससे पहले भी एक बार कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आम जनता को न्याय मिलना चाहिए, वो न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, उस पर क्या कार्रवाई हुई है। केजरीवाल जैसे लोगों को या उनकी पार्टी के लोगों को बेल देने के लिए सभी स्थापित नियमों को तोड़ दिया जाता है, लेकिन जिसको माननीय राष्ट्रपति महोदया ने कहा था उस पर अभी तक जहां तक मेरी जानकारी है कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। देश में भ्रष्टाचार और नेक्सस ब्यूरोक्रेट और जजेस का इतना बड़ा, इतना भयंकर रूप से हो गया है कि आम आदमी त्रस्त हो चुका है। सलूशन बहुत सारे हैं, लेकिन आम आदमी की सुनवाई कैसे हो, क्योंकि जब सरकार को हमने फुल फ्लैज मेजोरिटी में बैठाया, लेकिन उसने क्या किया, इस पर कोई भी अपेक्षित कार्रवाई नहीं की। जब तक देखिए, हम 2 तरीके हैं, जैसे अभी बांग्लादेश में हुआ कि हम लोग सड़क पर उतर जाएं, वो संभव नहीं है। लेकिन जब हम सरकार को चुनकर भेजते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है कि जो न्यायपालिका है उस पर नकेल लगाए। अगर नकेल नहीं लगाएगी तो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कई बार हमारे पीएम को डायरेक्टली थप्पड़ मारे हैं, उसी प्रकार से जो ईमानदार या कार्यशील प्रधानमंत्री हैं उनको इसी प्रकार से खराब दिन देखने पड़ेंगे। और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने राम मंदिर की स्थापना की है, तो रामायण में एक चौपाई भी आई है, अगर उसको ध्यान के कर लें, जिसमें यह कहा गया है कि शत्रु जो है वो चाहे बीमारी जब हो उनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जो आपके लिए बाधा उत्पन्न कर रहे हैं सीधे रूप से या अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, उनको कुचल देने का समय है। अगर नहीं कुचलेंगे तो स्थितियां दिन पे दिन खराब होंगी, और जिस सरकार को हमने बहुत उम्मीद से बैठाया था उसका इस बार का जो वोटिंग पैटर्न आया है वो वोटिंग पैटर्न फिर नीचे, उसमें सीटें फिर नीचे आ गई हैं। और अगर बाय द वे स्थितियां और गंभीर होती हैं तब क्या होगा ये हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो न्यायपालिका पर कंट्रोल करना या न्यायपालिका से आम जनता को न्याय मिल सके, इसके लिए कठोर कानून की जरूरत है। और जो इस क्षेत्र में जुड़े हुए लोग हैं उनके
चाल चलन, बैंक बैलेंस, उनके परिवार की पूरी हिस्ट्री के लिए आईवी का यूज करिए। जो भी आपके पास एजेंसी है उनका उपयोग करिए कि किस प्रकार से लोगों को डेट नहीं मिलती है, और कुछ लोग जो शराब से पैसा कमाते हैं कई हजार करोड़ रुपए, उनके लिए हमारी न्यायपालिका बिना मांगे उनको ऐसी चीजें दे देती है जिसके लिए आम आदमी कल्पना नहीं करता है। थैंक यू वेरी मच संजय सक्सेना साहब, आपके बेबाक शब्दों के बारे में, आपने जिन तथ्यों के बारे में बताया है वो निश्चित रूप से बहुत ही अलार्मिंग है। डॉक्टर कर्णवाल साहब, यदि आप इस विषय में कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क देना चाहें दें। हाँ जी, मेरे 3-4 बहुत शॉर्ट पॉइंट्स हैं, जी, मैं सिर्फ पॉइंट्स में बात करूंगा। राइट। सबसे पहली बात तो जैसा कि शाह साहब ने बताया है कि उनका भी अनुभव है, तो मेरा भी काफी अनुभव है। मैंने एज एन इंडिविजुअल यूनियन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अगेंस्ट में कोर्ट केस किया था, जिससे कि पूरे हमारे आर्मी मेडिकल कोर में तहलका मच गया था और सारे रूल्स मेरे मुताबिक हुए थे। तो और दूसरा केस यहाँ का है दून ट्रफालगर का, जो कि मैंने कंज्यूमर्स कोर्ट में लड़ा था। मैंने वहां भी केस जीता है, जहाँ पे कि 4.5 लाख रुपए मेरे को दे मिलने थे, पर वो बात अलग है। मेरे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अगर गवर्नमेंट एक सिर्फ ऑर्डिनेंस हो या बिल ले आए कि जितने भी हमारे कैदी हैं, जितने भी वो कैदी हैं जो कि सालों से सड़ रहे हैं जेल में, अगर उन्होंने जिस धारा में भी मतलब इम्प्रिजनमेंट हुआ उनको हुआ है, अगर उन्होंने वो कर दी है, उतनी मैक्सिमम पनिशमेंट कर दी है या 50% या 75% कर दी है, ऑटोमेटिकली उनके अगेंस्ट में केस बंद कर दें और आउट कर दें। पहली बात तो इससे 50% तो केसेस आपके सॉर्ट आउट हो जाए। दूसरा चीज, आपने ये बोलिए कि इनको जो जुडिशरी की ये इनकी पावर को कम करने के लिए इनको बोले सीधा कि इम्पीचमेंट सिस्टम फिनिश। अगर एक जैसे अभी संजय गाय का नाम है ये राहुल पप्पू, पप्पू के वजह से 2 साल की सजा मिली, उसको ऑटोमेटिकली उसकी सदस्यता खत्म हो गई। ठीक इसी तरीके से अगर किसी भी जज, किसी भी लेवल का जज हो, उसके अगेंस्ट में वो है, कुछ भी निकलता है, प्रेसिडेंट ने अपॉइंटमेंट किया तो प्रेसिडेंट के पास पावर होनी चाहिए ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नमेंट की डिसमिस हिम स्ट्रेट अवे। थर्ड, मैंने जो तीसरा लास्ट पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, लास्ट पॉइंट ये है कि जैसे मैंने कहा था कि उसमें एक ज्यूरी सिस्टम शुरू कर दिया जाए जिसमें कि एमिनेंट लोग हों। अगर उनकी मेजॉरिटी जो भी उनके जजमेंट्स हैं और वो जजमेंट वो उनको स्क्रूटनाइज करें कि हर जज की, जिस जज को जिस भी केस में वो करते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं कि इसमें ये खामियां थी, अगर उसके पॉइंट्स ज्यादा कंटिन्यूअसली लगे कि इनके जजमेंट्स फ्लॉड हैं, स्ट्रेट अवे दे शुड बी डिक्लेयर्ड एज इनएफिशिएंट और रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट कि इसको डिसमिस कर दिया जाए। तो काफी हद तक ये हो सकता है। चौथा जो है लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, कि जितने भी ये हैं इसको तोड़ने के लिए मैंने जैसे बताया कि रैंडम रोस्टरिंग होनी चाहिए। दूसरी चीज, किसी भी हालत में जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, दूर दूर तक वो उनको केसेस को अपने रिलेटिव के केस में मतलब कोर्ट में नहीं लगा जा सकते। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कर्णवाल एंड संजय सक्सेना साहब।